बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 अक्टूबर 2025। लास्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 करना था हमने, तो आज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 6। The sum of ages of the father and son is 72 years. एक बाप और एक बेटे की एजेस को अगर हम सम लें उनका, तो वो 72 इयर्स बनता है, यानी प्लस करें अगर दोनों। 6 years ago, 6 साल पहले, the father's age was 2 times the age of the son. फादर की एज बेटे से 2 टाइम्स थी, यानी अगर बेटा 10 साल का था तो फादर जो है वो 20 ईयर्स का था, यानी डबल थी 6 साल पहले, 6 ईयर्स पहले। व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago? तो आप बताएं कि 6 साल पहले फिर बेटे की उम्र क्या थी, ये हमें मालूम करना है। तो पहले क्या है कि हमें जो चीज मालूम नहीं है वो हम देखें कि कौन सी चीजें मालूम नहीं है। ना हमें फादर की एज मालूम है, ना हमें सन की एज मालूम है। तो सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ द present age of फादर की प्रेजेंट एज हमने सपोज करनी है, वो है एक्स ईयर। लेट फर्स्ट करें वो एक्स ईयर्स है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की प्रेजेंट एज क्या है? वाई ईयर। सिक्स ईयर्स बैक एज ऑफ फादर क्या होगी? एक्स माइनस 6। 6 years ago age of father is equal to x minus 6 here, and 6 years ago age of son क्या होगी? y माइनस 6, क्योंकि अभी अगर उसकी एज y है तो 6 years ago यानी 6 साल पहले उसकी एज y में से 6 निकाल देंगे। According to the given conditions, to the given conditions,
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस वो कहता है कि फादर एंड सन की एज का जो सम है, if we add them it will be 72 year. तो x plus y is equal to 72, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट वो कहता है कि फादर्स एज जो थी 6 years बैक, यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू हो सकता है y माइनस 6 के इफ, यानी ये डबल थी और ये डबल थी तो ये इसका मतलब हाफ होगी। हमने इनको इक्वल करना है क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बेटे की एज को डबल कर देंगे तो वो बाप की एज के बराबर हो जाएगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 years बैक जो बेटे की एज थी उसको बाप की एज के इक्वल करना है। ये फादर्स एज है, ये सन एज है, ये डबल है। हम इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन मींस दोनों साइड्स पे एक जैसा रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर ये डबल थी तो इसको भी डबल कर दें तो ये इक्वल हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि फादर्स एज डबल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत हो जाता है, उससे इक्वेशन तो नहीं मिलती। इक्वेशन तो तब मिलेगी, दो पलड़े हैं तराजू के, एक तरफ एक भारी चीज रखी हुई है, दूसरी तरफ उसके हाफ वेट के बराबर रखी हुई है, तो पलड़ा तो ऊपर होगा। तो आप उधर उतनी ही चीज यानी उसको डबल करेंगे, क्योंकि ये डबल है तो फिर पलड़ा तराजू बराबर होगा। तो इसलिए सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फादर की एज के बराबर हो जाएगी 6 years बैक। तो ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 12 आ जाएगा। और आगे मजीद इसको देखें तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, यानी एक तरफ x माइनस y, x और y इकट्ठे कर लें और दूसरी तरफ माइनस 12 प्लस 6 इक्वेशन के दूसरी तरफ, ये साइन ऑफ इक्वेशन है, इसके दूसरी तरफ जब 6 जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 6। तो ये आ जाएगा x माइनस 2y जो है वो इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। 12 में से प्लस 6 निकल गया, माइनस 12 में से, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी हो गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मुकाबला करना है कि हम इसमें से, इन दोनों में से किस तरह किसी x या y को इक्वल करके खत्म कर सकें। तो अगर हम देखें तो इधर भी x1 है और इधर भी x1 है। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से साइन उल्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो फिर ये प्लस का x और माइनस का x कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ y रह जाएगा और फिर हम आगे मजीद कर सकेंगे। तो ठीक है, by subtracting equation 2 from 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करें तो ये आ जाएगा इक्वेशन 1 x प्लस y
इज इक्वल टू 72 और दूसरी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 जो है ये तो 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस करना है तो जिसका कोई साइन नहीं होता वो साइन जो है वो उसका प्लस होता है। जहां कोई साइन नहीं हो तो प्लस होगा, यहां अगर कोई साइन नहीं है तो इट मींस यहां प्लस का साइन होगा। और हमने साइन को क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने इस साइन को चेंज करना है। ये प्लस वाला माइनस वाला जो है ये प्लस हो जाएगा साइन, और ये माइनस वाला भी साइन प्लस हो जाएगा। यानी हमने तीनों साइन इसके चेंज कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने का यही प्रिंसिपल है कि आपने जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइंस को चेंज कर दें। अब देखें इधर कोई साइन नहीं तो प्लस कंसीडर होगा और इसका साइन माइनस कंसीडर होगा। ये प्लस नहीं कंसीडर होगा तो ये प्लस माइनस का एक्स कट जाएंगे तो प्लस का 2y और प्लस का y ये 3y हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 78। ये बन जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई। अगर हम यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैं ले रहा हूं तो 3y माइनस इज इक्वल टू 78 ये यहाँ पे आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और एक 1y इज इक्वल टू 78 ओवर 3 क्योंकि ये क्वेश्चन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक और इसका तरीका ये है कि आप इधर 3 लगाएं फिर 3 पे को भी डिवाइड करें, इसको भी लंबा हो जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज अंडरस्टैंड करनी है तो ये याद रखें कि इक्वेशन के को जब भी कोई नंबर क्रॉस करेगा तो वो अपने अगेंस्ट चला जाएगा, प्रॉपर्टी अगेंस्ट हो जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के बाद जाएगा इस साइन के को क्रॉस करेगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगी, प्लस माइनस में हो जाएगी और माइनस प्लस में हो जाएगी। माइनस का और प्लस का मुकाबला है और मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ मुकाबला है। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, इस तरह उलट होंगे। और इसी तरह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 3 1 are 3, 3 2 are 6 and 1 7 18, 3 6 are 18. So present age of son is, ये प्रेजेंट एज है ना बाय ईयर, इज 26 ईयर। तो 6 इयर्स बैक उसने पूछा है 6 इयर्स बैक, 6 इयर्स अगो, 6 इयर्स अगो एज ऑफ सन क्या होगी? एज ऑफ सन होगी इज इक्वल टू 26, यानी y की वैल्यू वो आपको पता है ना कि y माइनस 6 है, वो क्या है? y माइनस 6। तो आप वैल्यू लगाएं, y की वैल्यू आ गई 26 माइनस 6, कितना आंसर आ गया? 20 ईयर। तो 6 इयर्स बैक the age of son was 20 years। ये 20 ईयर आ गई। इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.3। माहिरा bought a toy for rupees 1500 and sold for 1520। 1500 का एक खिलौना लिया है और 1520 रुपए में बेच दिया है। व्हाट हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसको प्रॉफिट हुआ है ना, 1500 का लिया है, 1520 का बेचा है, 1500 का लिया है, 1520 का बेचा है, तो उसको 20 रुपीज प्रॉफिट होगा। तो उसकी परसेंटेज मालूम करनी कि वो उसको कितने परसेंट हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय is equal to rupees 1500। उसके बाद है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय is equal to rupees 1520। तो उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस उसकी थी 1500 और सेलिंग प्राइस 1520। तो प्रॉफिट क्या होगा, आपको पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1500, तो उसको प्रॉफिट क्या होगा 20 रुपीज, रुपीज 20, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट अब हमने मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि उसने कहा व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये फार्मूला आपको बताया हुआ है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज आएगी। ये फार्मूला आपको बता के आए हैं हम, ये फार्मूले को याद रखना चाहिए आपको। बाय पुटिंग द वैल्यूज, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो आ जाएगी, प्रॉफिट है 20 रुपीज ओवर कॉस्ट प्राइस है 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 1500 के दोनों 0 100 के साथ कट जाएंगे, बाकी जो आपके पास आएगा 20 ओवर 15, तो अभी फिर कट जाएगा, यहीं पे ही आप काट लें, बल्कि 5 पे कट जाएगा, 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो ये 4.4 ओवर 3 आ जाएगा। अगर आप 4 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3,
तो 1 आ जाएगा, डेसिमल लगा के 0 लगाएं, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएं, 3 3 9, 1 बचेगा। ये इस तरह चलता रहेगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, बल्कि रेशनल ही है क्योंकि ये मुसलसल 1 1 1 रिपीट हो रहा है, रेशनल नंबर। तो ये 1.33% आ जाएगा। ये उसकी प्रॉफिट परसेंटेज होगी, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1.33। इसके साथ ही ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जी इसके बाद हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 8, एनुअल इनकम ऑफ तैयब। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो तैयब का जो इनकम है, एनुअल इनकम, वो पहले लिखेंगे। एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स का असूल है कि आपकी एनुअल इनकम पे कुछ अमाउंट वो आपको एग्जेम्प्ट कर देता है कि इतनी अमाउंट पे आपका टैक्स नहीं होगा। यानी आप चीजें वगैरह खाएं, शॉपिंग करें, इतनी अमाउंट की आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी जो अमाउंट है उस पर टैक्स होगा। तो टैक्सेबल अमाउंट जो है वो इनकम से थोड़ी कम होती है। तो एनुअल इनकम जो है वो है 9,60,000 रुपीज, ₹60,000, ₹9,60,000 उसकी एनुअल इनकम है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं देना, अमाउंट is equal to 1 lakh rupees, 1,30,000। ये इसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। अगर हम इसको कुल अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर दें तो ये इसकी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी? 9,60,000 माइनस 1,30,000।
तो ये कितनी बन जाएगी, ये माइनस करें, 6 में से 3 निकालेंगे 3, एंड 9 में से 1 निकालेंगे 8। 8,30,000 आ जाएगी, 8,30,000। ये इसकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। उसके बाद उसने आपको बताया कि रेट ऑफ टैक्स जो है, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा 0.75%। ये रेट ऑफ टैक्स है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, तो अमाउंट ऑफ टैक्स बतानी है, टैक्स बताना है कितना पड़ेगा उसे। टैक्स इज इक्वल टू होता है आपका जो रेट है, रेट इनटू रेट ओवर 100 इनटू टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। रेट ओवर 100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट, तो रेट क्या है 0.75 इंटू टैक्सेबल अमाउंट क्या है 8,30,000 ओवर 100। तो आपने क्या करना है, इसका पहले ये काट दें, ये 2 जीरो तो कट गया। अब आपके पास आ गया 0.75 मल्टीप्लाई 8300। ये जानबूझ के मैंने एक स्टेप ज्यादा किया है ताकि आपको ये पता चले कि ये अगर डेसिमल वाला नंबर हमारे पास है तो हमने इसका डेसिमल किस तरह खत्म करना है। इसके नीचे भी 100 लगना है, वो 100 कहीं आप इसके साथ मिक्स ना कर लें, इसलिए मैंने एक स्टेप ज्यादा कर दिया है। तो डेसिमल के बाद दो हिस्से हैं, दो फिगर्स हैं, टू फिगर्स आफ्टर डेसिमल यू हैव टू राइट 20 फॉर टू फिगर्स एंड 1 फॉर द डेसिमल, 100 आ जाएगा। तो आपका ये जो है इसका जो डेसिमल है वो खत्म हो गया। अब आपका ये 75 कंसीडर होगा, ये 2 जीरो मजीद कम हो गया। अब आपका ये आ जाएगा 75 मल्टीप्लाइड 83। अब आप 83 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5 3s are 15, 5 8s are 40 and 1 41 आ गया। 7 3s are 21, 2 carry, 7 8s are 56 and 2 58, 5 2 1 1 2 आ गया। 8 and 4 12 and 5 and 1 6। तो आपका जो टैक्स आ जाएगा, टोटल टैक्स 6,225। इसको जरा करीब करके लिख लें, 75 मल्टीप्लाइड 83 इज इक्वल टू 6,225 रुपीज आपके टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। टैक्स इज इक्वल टू
तो ये टैक्स आ जाएगा, टैक्स इज इक्वल टू 6,000 रुपीज, 6,225। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जी इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 पर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल is equal to rupees 3,75,000। ये प्रिंसिपल आ गया और टाइम इसका है 1 ईयर। टाइम is equal to 1 year at the rate of 14% compounded annually। तो रेट ऑफ प्रॉफिट is equal to 14%। कंपाउंडेड का मतलब है कि अगर हर साल जो प्रॉफिट होगा वो प्रिंसिपल में प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए नया प्रिंसिपल आएगा जो पहले वाले प्रिंसिपल में प्रॉफिट प्लस करके आएगा। वो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह आता है। क्योंकि ये 1 ईयर के लिए ही है इसलिए आपको इसका इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप एक से ज्यादा ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो फिर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फाइंड करना है हमने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है या कंपाउंड मार्कअप या इंटरेस्ट एक ही बात है। कंपाउंड मार्कअप एनुअल मार्क अप, ये हमने फाइंड करना है। तो एनुअल मार्कअप इज इक्वल टू रेट, ये प्रॉफिट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, रेट ऑफ जी ये प्रॉफिट तो नहीं होगा, ये मार्कअप ही होगा, रेट ऑफ मार्कअप, रेट ऑफ मार्कअप। मार्कअप का मतलब है जो सूद है। सूद से अल्लाह मियां ने मना किया है लेकिन हमारे मुल्क में चल रहा है। फिर भी हमारा मुल्क जो है वो अपने आप को इस्लामी कहता है, अल्लाह की शान है। रेट ऑफ मार्कअप इज इक्वल टू 14%। तो एनुअल मार्कअप क्या होगा, रेट
into time over 100 multiplied markup, principal multiplied प्रिंसिपल, यानी जो आपकी टोटल अमाउंट है जिस पे आप मार्कअप मालूम कर रहे हैं। तो रेट क्या है 14, टाइम है 1 ईयर, ओवर 100 मल्टीप्लाइड प्रिंसिपल है 3,75,000। तो 20, बल्कि यहाँ तो आपको जरूरत नहीं है, आप इकट्ठा लिख दें 3,75,000। तो 20 से कट जाएंगे। अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 14 1 are 14 मल्टीप्लाई 3750। इसको मल्टीप्लाई करें 3750 को 14 से मल्टीप्लाई करें 0 5 4 are 20 2 carry 5 7 4 7 are 28 and 2 30 3 carry 4 3 are 12 and 3 15 100 155 177 131 133 सॉरी। तो ये प्लस कर लेंगे 7 and 5 12 हो गया, 1 कैरी 2 and 3 5 हो गया। तो ये 52,500 जो है वो एनुअल मार्क अप होगा। 52,500 एनुअल मार्कअप होगा रुपीज। एनुअल मार्कअप जो है वो आ जाएगा एनुअल मार्क अप इज इक्वल टू 52,500 रुपीज। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे शुरू रिव्यू एक्सरसाइज 1। रिव्यू एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1। रिव्यू एक्सरसाइज 1 इसको अब हमने देखना है, यानी जो पूरे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं जो चीजें, हमने उसका एक
रिव्यू करना है, इस जायजा लेना है कि क्या क्या चीज हमने पढ़ी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये आपका पेज नंबर 19 है, ये आप बुक से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दफा लिखे बगैर मैं आपको समझा दूंगा, आपको रीजन बता दूंगा। एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है √7 इज, ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। इसके लिए 4 आपको ऑप्शंस दी हैं कि ए इंटीजर है, बी रेशनल नंबर है, सी इरेशनल नंबर है, डी नेचुरल नंबर है। तो हम ये पढ़ के आए हैं कि दिस इज √7 इज इरेशनल नंबर। क्यों ये इरेशनल है, ये आप पढ़ के आए हैं। क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं होता, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे ये डेसिमल के बाद इसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वो चलते जाएंगे मुख्तलिफ अप टू इंफिनिटी। तो इसलिए ये इरेशनल है। ये इसका आंसर सी करेक्ट होगा, इरेशनल। और ये आपने इसका ये करना है, इरेशनल नंबर यानी सी को आपने एनसर्कल कर लेना है, इस तरह सी को एनसर्कल कर लेना है जी। नेक्स्ट है पाई एंड ई। पाई एंड ई, आइलर नंबर जो है, आइलर्स या ईलर्स नंबर एंड पाई, ये दोनों, ये भी ऐसे आपको पता है कि इरेशनल नंबर है। तो इसका ये डी है, इरेशनल है, ये डी इरेशनल नंबर। ये हमने बड़ी डिटेल में हम पढ़ के आए हैं कि पाई और एंड ई आर इरेशनल नंबर्स। तो ये डी ऑप्शन है, तो डी को आपने एनसर्कल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3, जो स्टेटमेंट है, इफ n is not a perfect square then √n is। √n हमारे पास है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर उसने आपको ऑप्शन दी है कि ये रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है या इरेशनल नंबर है। तो ये भी इरेशनल नंबर है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मसलन ये सपोज √10 जो है वो √3 हो या √7 हो, तो ये रेशनल नंबर्स हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो यानी √9 हो, तो फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 आंसर आ जाएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर है। 3 इंटीजर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो फिर ये इरेशनल नहीं होगा, फिर ये रेशनल होगा। तो इस वक्त इंटीजर्स भी है ये, तो इस वक्त ये इरेशनल नंबर है, और इसकी जो ऑप्शन है नंबर 3 की, ये भी डी है, और ये डी इरेशनल
नंबर उसने दी हुई है, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये इरेशनल होगा। डी, डी को एनसर्कल करना है। इसके बाद नंबर 4, नंबर 4 स्टेटमेंट है √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 ये होल नंबर है या इंटीजर है या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर है, बल्कि दो इरेशनल नंबर का सम है, तो ये भी इरेशनल नंबर है और ये ऑप्शन है इसकी डी, डी ऑप्शन इरेशनल नंबर। तो ये आपने इसको एनसर्कल कर लेना है डी को, ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद नंबर 5 है फॉर ऑल, नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 इसकी स्टेटमेंट नंबर 5 फॉर ऑल x is the member of R, x is equal to x, is called x is equal to x is called प्रॉपर्टीज का है ये, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी, सिमेट्रिक होगी या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होगी, ये आपने चारों में देखना है। तो जब आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पे, तो पेज नंबर आप अपनी बुक के पेज नंबर 8 पे जाएं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स लिखा हुआ है, पहली प्रॉपर्टी ही है फॉर ऑल ए मेंबर ऑफ आर इज इक्वल टू ए मेंबर ऑफ आर, ए इज इक्वल टू ए। तो यहां x इज इक्वल टू x है, x मेंबर ऑफ r का है, तो वहां उसने कहा फॉर ऑल a जो है वो अगर मेंबर ऑफ r है तो x इज इक्वल टू a होता है, वहां लिखा हुआ है। तो फिर अगर x भी r का मेंबर है तो x इज इक्वल टू भी x होगा, इसलिए ये पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। पेज नंबर 8 पे आपने देखना है, पेज नंबर 8 पे शुरू पे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पे पहली प्रॉपर्टी ही है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है x इज इक्वल टू x। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए में ही दे दी है उसने, ए ऑप्शन जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो आपने ए को एनसर्कल कर लेना है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है आपके पार्ट नंबर 5 की। पेज नंबर भी मैंने बता दिया है, वहां जाके आप वहां ए के बारे में लिखा है, तो ये x है, ए की चीज है, सेम चीज है, क्योंकि वो ए भी मेंबर ऑफ आर था और ये भी मेंबर ऑफ आर है। उसके बाद नंबर 6 जो इसकी स्टेटमेंट है, लेट ए बी सी आर द मेंबर ऑफ आर, let
A, B, C. Member of R, then A is greater than B and B is greater than C, then A will be greater than C. A B C के A B A जो है वो क्या होगा, then A will be greater than C. तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ये भी आप अगर उधर जाएंगे पेज नंबर 8 पे तो आप देख सकते हैं, पेज नंबर 8 आपकी बुक का ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर पे है। फॉर ऑल ए बी सी द मेंबर ऑफ आर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ये आपकी ये प्रॉपर्टी आई है। सॉरी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज में जाए नंबर 2 पे, ए इज फॉर ऑल ए बी सी आर द मेंबर ऑफ आर, देन ये 2 नंबर प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज में, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ए इज ग्रेटर देन सी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पेज नंबर 8 ऑर्डर प्रॉपर्टीज में नंबर 2 पे आप देख सकते हैं। तो यहां पे भी जो ऑप्शन है वो था बी ऑप्शन। ये जो 6 था पोर्शन, इसमें ये जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये बी ऑप्शन पे थी, बी। इससे नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर, ये आपका आपकी स्टेटमेंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 7, 2 raised to power x, 2 raised to power x multiplied 8 raised to power x is equal to 64, then x is equal to, फाइंड करना है आपने कि क्या चीज आएगी, कि ये आगे ऑप्शंस दी हुई हैं 3/2, 3/4, 5/6 एंड 2/3। ये ऑप्शंस हैं, आप इसको जरा सॉल्व कर लें तो आपको पता चल जाएगा। 2 raised to power x है, 2 raised to power x मल्टीप्लाइड, ये 8 जो है ये 2 raised to power 3 into x हो जाएगा, और इधर ये देखें ये 64, 2 की कितनी पावर है, क्योंकि ये इधर सारी पावरें 2 पे आ रही हैं, तो ये 2 की पावर 6 है। देख लें आप, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 and 1 6, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64। तो 264 को 2 raised to power 6 लिख सकते हैं हम। अभी ये देखें, ये जब मल्टीप्लाई हो तो बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 2 raised to power 3x plus x।
इज इक्वल टू 2⁶, तो ये 2⁴ हो गया, इज इक्वल टू 2⁶, 4x। अब देखें 4x जो है वो इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6। बेस तो दोनों की बराबर है, तो 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/4, तो 3/2, 2 2 3 6, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 3/2। तो 3/2 ए में है, ये जो आपकी ऑप्शन है, ये ऑप्शन वो है 3/2 बुक में। तो इसको आपने एनसर्कल कर देना है 3/2 को, तो इस तरह ये आपका इसका आंसर आ गया है 3/2, ए ऑप्शन आएगी। ए को एनसर्कल कर दें तो ये इस तरह आपका ये सॉल्व हो गया। इसके बाद नंबर 9 है। नंबर 9 आपकी स्टेटमेंट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 9, वो कह रहा है कि √75 है आपके पास, प्लस √25 है, इज इक्वल टू 27 है, इज इक्वल टू आपने देखना है वो क्या है, और फिर नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं, तो आप इसको सॉल्व करें। 175 और 27 को सॉल्व करें तो आपको पता है कि हम पिछले सवालों में ये देखते हैं कोई हमें स्क्वायर मिल जाए, अंडर रूट के नीचे कोई स्क्वायर कंप्लीट मिल जाए, तो ये 25 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 75 को हम 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 27 को हम 9 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप इनकी फैक्टराइजेशन कर लें। 75 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 पे इसको आपको करना पड़ेगा डिवाइड, तो 15 आ जाएगा, और फिर 5 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 आगे क्यों नहीं, क्योंकि होता नहीं है डिवाइड मजीद, तो 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह ये हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। इसी तरह 9 को भी हम कर सकते हैं, 3 3 9। तो ये इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब √5 ये 25 की बजाय हम 5 को बाहर अंडर रूट के ले आएंगे, और 3 यहां बचेगा, और ये 3 9 भी चूंकि 3 का स्क्वायर है, तो 9 की जगह पे 3 बाहर आ जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा, और 3 जो है ये अंदर ये वाला बच जाएगा। अब इनको ऐड करें, 5 + 3 8 √3, तो ये आंसर है इसका बनता है, और ये आपकी डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन, डी, ये डी को सर्कल कर लें, ये 8 √3 बता रही है, तो इस तरह ये भी आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका 10th पार्ट या 10th स्टेटमेंट आपने देखनी है। वो है
the product of 3 plus under root 5 into 3 minus under root 5 आपने फाइंड करना है इज, ये होता है कितना, और वही उसी के बारे में उसने ऑप्शन आपको दी है कि ये प्राइम नंबर होगा या ऑड नंबर होगा या सी इरेशनल नंबर होगा या डी रेशनल नंबर होगा, ये आपने बताना है। तो पहले तो हम इसका मल्टीपल करेंगे, ये कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट का जब मल्टीपल होता है तो आपको बताया है कि आपने प्लस वाले को छोड़ देना है और माइनस वाले के दोनों के स्क्वायर ले लेने हैं, यानी ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा 4, और 4 जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो ये इसका आंसर आ गया 4, क्योंकि जो आपको ऑप्शंस दी थी प्राइम नंबर भी नहीं है ये 4 ऑड नंबर भी नहीं है, ये 4 इरेशनल नंबर भी नहीं है, और तो फिर बाकी बचता है रेशनल नंबर, क्योंकि 4/1 की सूरत में लिखा जा सकता है P/Q की शक्ल में, इसलिए ये 4, और वैसे भी ये 4 इंटीजर है, इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, तो इसके साथ ही ये इसकी ऑप्शन जो है वो थी डी रेशनल नंबर, डी ऑप्शन थी, तो डी को आपने एनसर्कल कर देना है रेशनल नंबर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारा ये लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल का नाम है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर एंड लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफिज।